कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे सोचकर डर लगेगा। जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे तभी बाहर से लोगों की चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। जब वो दोनों बाहर गए तो देखा कि बाहर लोगों में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पड़ोसी से पूछा, क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? लेकिन लोग इतने जल्दी में थे कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा था। जेसन ने बच्चे से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पापा का दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि एक बहुत जहरीला वायरस फैल गया है जो आम इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। तभी बच्चे की माँ आ गई और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। जेसन ने पूछा, ये वायरस क्या है? माँ ने कहा, अभी बताने का समय नहीं है। अपनी वाइफ और बेटी को लेकर जितना जल्दी हो सके शहर से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बहुत घबरा गए। जेसन ने बिना सोचे अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वे वापस लौट रहे थे। ये देखकर उन्हें और अजीब लगा। आगे जाकर वे ट्रैफिक में फंस गए। जब वे गाड़ी से बाहर उतरे तो देखा कि शहर से निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया था। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोगों से कहा जा रहा था कि शहर में जहरीला वायरस फैल गया है और उन्हें घर वापस लौटना चाहिए। जेसन को ये बात अजीब लगी कि वायरस फैलने के बाद लोगों को शहर में रहने को क्यों कहा जा रहा है। तभी पास की पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर गिरा। ये देखकर वे बहुत घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। उसी समय पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स उड़कर शहर की ओर बढ़े और पूरे शहर पर बम गिराने लगे। पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन की पत्नी बेथ को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनकी मौत हो जाती। फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सब में डर फैल गया। अब सबको समझ आ गया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जेसन और बेथ समझ गए कि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। तभी बेथ ने पहाड़ पर एक स्कूल देखा और सोचा कि वहां जाकर सुरक्षित रहना बेहतर होगा। जेसन, बेथ और बेटी जोई स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर लोगों पर फाइटर जेट्स बम गिरा रहे थे। तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे और वहां उन्हें एक टनल दिखा। बम गिरने से कुछ सेकंड पहले वे टनल में घुस गए। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वे बंकर के अंदर सुरक्षित थे। वे हैरान थे कि आखिर ये वायरस क्या था कि गवर्नमेंट ने शहर के सभी लोगों को मार दिया। उन्हें बस ये पता चला कि जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर में रहना होगा। अब उनकी परेशानी ये थी कि यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा और खाने पीने का क्या करेंगे। अच्छी बात ये थी कि बंकर में ढेर सारा एक्सपायरी खाना था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चलेगा। बेथ बहुत परेशान थी। वो बेटी जोई के बारे में सोचने लगी कि अगर वो बीमार हो गई तो क्या करेंगे। बंकर का दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया, जिसमें गहरी चोट आई थी। दोनों घबराए हुए थे कि कहीं वायरस ने उनकी बॉडी पर हमला ना कर दिया हो, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। अब उन्हें बंकर को सुरक्षित बनाना था ताकि ऊपर का दरवाजा कोई खोल ना सके। जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं छिपकर जिंदगी बितानी है। लेकिन जमीन के नीचे रहना आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ भरा पानी और खाली समय में ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका पूरा कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वे लोग बंकर में बहुत तंग आ चुके थे। ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बचती। ये जीवन जेसन के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास करा रहा था। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से बस इतना ही कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर उसे बाहर की दुनिया की कल्पना करवा रहा था। दिन बीतते गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि बाहर निकलने के इंतजार में वे बंकर में 300 से ज्यादा दिन बिता चुके थे। जोई अपनी माँ की बनाई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया देखती थी। बाहर चारों ओर तबाही का मंजर था। पूरी दुनिया जलकर राख हो चुकी थी और कहीं किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये देखकर छोटी बच्ची को लगा कि शायद वे इस दुनिया के आखिरी लोग बचे हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया, ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हारे दोस्त भी कहीं छुपे हैं। रात हो चुकी थी और डिनर का समय था। उनके पास अब खाना भी कम बचा था, इसलिए वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खा के काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जब जोई ने डिब्बा खोला तो देखा कि वो खाली था। डिब्बे में पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज इसमें से खाना चुरा गया। बेथ ने बाकी बचे डिब्बों की जांच की और पता चला कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वे बहुत परेशान हुए क्योंकि ये उनका 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेथ ने कहा, अगर ये चूहा है तो इसे जल्द मारना होगा, नहीं तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जेसन ने उसे दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाके कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स में खेल रही थी
तभी पीछे से हल्की आवाज आई। जोई ने पीछे मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से टिन फूड चुराने आया था। इससे पहले कि वो भागता, जोई ने तुरंत अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू लेकर आगे बढ़ा, लेकिन छोटा चूहा बहुत तेज था। वो जेसन के वार से बचते हुए निकल गया और टेबल पर रखी लालटेन भी गिरा दी। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, बेथ ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। वे सब खुश थे कि चूहा मर गया, लेकिन दूसरी तरफ लालटेन गिरने से आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। जेसन दौड़कर लालटेन को बंद करने लगा। लालटेन बहुत गर्म थी, जिससे उसका हाथ जल गया और शीशा फटने पर पूरे टेबल में आग फैल गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने आधी बाल्टी पानी डालकर आग पर काबू पाया। जैसे तैसे उन्होंने आग बुझा दी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आग से निकलने वाला धुआं पूरे बंकर में भर गया और धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर निकल रहा था। ये देखकर वे सब घबरा गए, क्योंकि धुआं उनका ठिकाना जाहिर कर रहा था। वे सब सांस रोककर बैठे थे। जेसन ने कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा ले और किसी को हमारे ठिकाने का पता ना चले। तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर धुएं का गुबार था। ये देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका ठिकाना खुल चुका है। तभी बेथ ने कहा कि अगर धुआं उठ रहा है तो पास में राख भी जमा हुआ होगा। इसकी जांच से हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसलिए पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोई से कहा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर से चाहे आवाज आए या कुछ भी हो जाए, बस तुम बाहर नहीं निकलना। बेटी से वादा लेने के बाद जेसन और बेथ ने दरवाजे की जंजीर खोली। बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना। जब यकीन हुआ कि बाहर कोई नहीं है, तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब माता पिता वापस नहीं आए, तो उसने स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर की स्थिति देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में अटक गईं। दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जोई ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में जोई अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे। वह बेचैनी में जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी। तभी पीछे से अचानक किसी ने उसका मुंह दबोच लिया। यह उसकी माँ बेथ थी। कुछ सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। तीनों बाल बाल बच गए, लेकिन डर और ज्यादा बढ़ गया। हिरणों का भालना किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश लग रहा था। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वे तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर कसकर बांध दी। सबको बिल्कुल खामोश रहने के लिए कहा। तभी ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वह कई मिनट तक बंकर के ऊपर इधर उधर घूमता रहा। तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से आगे बढ़ गए। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे कि अगर ऊपर से कोई दरवाजा खोल भी दे तो उन्हें नीचे नजर ना आए। लेकिन तभी जोई ने जो गुड़िया हाथ में उठाई थी, उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। जेसन और बेथ की सांसें अटक गईं, क्योंकि रस्सी गुड़िया में लगी आवाज के स्विच से जुड़ी थी। इसके पहले कि वे कुछ कर पाते, स्क्रू एक झटके से निकल गया और उसी पल गुड़िया से आवाजें आने लगीं। जेसन ने तुरंत गुड़िया को चीरकर स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी, उसे उनकी भनक लग चुकी थी। अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और भारी कदमों की गूंज सीधे बंकर के ऊपर रुक गई। उसने उनका ठिकाना ढूंढ लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वह जोर से ढक्कन ढकेल रहा था। जंजीरों के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था। ऊपर के राक्षस को पता चल चुका था कि नीचे कोई है। दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उसकी भयानक ताकत के सामने जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। जेसन को पता चल गया कि दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वह तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए दरवाजा बंद रखने की कोशिश की, लेकिन लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी ऊपर काला साया दिखा, जिसकी आंखें बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे उनकी मौत ऊपर से देखी जा रही हो। जेसन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला किया और वह पीछे गिर पड़ा। जेसन ने तुरंत पाइप दरवाजे में फंसाकर दरवाजा बंद कर दिया। वह चीज वहां से भाग गई। जेसन का शरीर अभी भी कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर्स हैं, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ गया। अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था और किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था। कुछ देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उसने बाकी साथियों को बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वे सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। जेसन, बेथ और जोई डर के मारे कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगीं। सब डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन राक्षस भी उनके पीछे आ रहे थे।
बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच आग लगा दी। अलमारी को पकड़कर दोनों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वे तेजी से बंकर के अंदर भागे, लेकिन जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकता। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जोई को जमीन में खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखा। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो वह तंग जगह के कारण अटक गया। राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। जेसन ने किसी तरह अपने कंधे की हड्डी तोड़ दी और दर्द से चीखते हुए खुद को संभाला, फिर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ ने बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीव ने उसके पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसने अपनी पत्नी से आंखें मिलाई और कहा, जो भी हो, जोई को कुछ नहीं होने देना। अगले ही पल राक्षस उसे बंकर में खींच ले गया, लेकिन जेसन डरने की बजाय उससे कहता है, आओ देखता है तुम में कितना दम है। बेथ और जोई ने नीचे देखा, बंकर से तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि जेसन उन्हें भागने का समय दे रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए काफी दूर चली गई। भागते भागते उन्होंने देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया तक जाता था, वहां अब ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तभी दूर से हेलीकॉप्टर आया। यह आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह तेजी से उनके पास आकर तेज स्पॉटलाइट चमकाने लगा। वे भागने ही वाले थे कि ऊपर से बड़ा जाल गिरा और वे उसमें फंस गए। दोनों हर संभव तरीके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। बेथ ने जाल के बीच से देखा कि हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी कहानी का असल राज सामने आया। ये पीली आंखों वाले लोग, जिन्हें वे राक्षस समझ रहे थे, असल में एलियन या वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे। यह मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जिनके पास गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस थे। वही पीली चमक उनकी आंखों में दिख रही थी। लेकिन सवाल था कि आखिर आर्मी वाले क्यों इन लोगों के दुश्मन बने हुए थे। इसका राज आगे की कहानी में पता चलेगा। अब बेथ और जोई सोल्जर्स के कब्जे में थी। एक सोल्जर ने इंजेक्शन निकाली और उनके गले में बारी बारी से चुभा दिया। ब्लड टेस्ट से पता चला कि वे दोनों भी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसका मतलब वह भी धरती के लिए खतरा बन चुकी थीं। जब बेथ ने रो रो कर कहा कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो, उसने देखा कि सोल्जर्स जोई को भी नहीं छोड़ने वाले। बेथ गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभर आए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बंकर में जेसन वापस आ गया। वह मरा नहीं था, बल्कि गुस्से में खुद पर कंट्रोल खोकर सोल्जर्स को मार चुका था। अब उसका रूप अलग था। चेहरे पर काले निशान और लाल आंखें थीं। जेसन सोल्जर्स पर झपट पड़ता है। गर्म गोलियों से जेसन खुद नहीं बच पाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब वह सोल्जर्स की तरफ बढ़ा, तब बेथ और जोई जाल तोड़कर भाग चुकी थीं। सोल्जर्स उन्हें खोड़ने लगे, लेकिन बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोई को कार में छुपाया और सोल्जर से लड़ते हुए कईयों को मार गिराया। बेथ खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी जोई ने यह सब देखा। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आ गई। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर मास्क तोड़ दिया, लेकिन बेथ ने समय रहते उसे रोका। धीरे धीरे जोई फिर इंसान में बदल गई। सोल्जर की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसका मास्क टूट गया और वह धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। जेसन गंभीर हालत में अपनी बेटी की आंखें देखकर हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरता और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता। तभी एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ अपनी बेटी को लेकर कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गई। वहां रोशनी में पता चला कि सामने वही छोटा लड़का था जिसे कहानी के शुरू में देखा गया था। लड़का उन्हें गुफा जैसी टनल में ले गया, जहां उसके माता पिता और कई अन्य लोग छुपे थे। वहां उनके जैसे वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वे अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर थे। वायरस खतरनाक था, लेकिन जानलेवा नहीं। यह डर या गुस्से पर ज्यादा असर करता था। जो लोग खुद पर काबू रखते थे, वे शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वे खुद राक्षस बन चुके थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको जेसन और उसकी फैमिली की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए।